बारामूला में लिया जवानों की शहादत का बदला। उरी मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। नई संसद में केंद्रीय मंत्रियों को दफ्तर आवंटित। 19 सितंबर से हो रहे जाएंगे शिफ्ट। 5 दिन के लिए बुलाया गया विशेष सत्र। कांग्रेस के वीडियो में भारत के नक्शे से नॉर्थ ईस्ट गायब। बीजेपी बोली देश के टुकड़े टुकड़े करना राहुल का एजेंडा। सनातन धर्म विवाद पर मद्रास हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी। कहा बोलने की आजादी का मतलब नफरत फैलाना नहीं। साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को फिर बताया देशभक्त। कहा अपने संस्कार और बोलने की आजादी से नहीं हटेंगे पीछे। ग्रेटर नोएडा लिफ्ट हादसे में 4 और घायलों की मौत। अब तक कुल 8 लोगों की ने गंवाई जान। एक की हालत अभी भी गंभीर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन आज। पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने दी बधाई। धामी ने गरीब बच्चों संग बिताया समय। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में ली अधिसूचना जारी। खाली पड़े पदों पर 5 अक्टूबर को होगा मतदान। 20 को जमा होंगे नामांकन। केदारनाथ धाम में 24 घंटे बंद का ऐलान। यात्रियों को उठानी पड़ सकती परेशानी। भूमि अधिग्रहण को लेकर व्यापार संघ नाराज। हरिद्वार और कोटद्वार में डेंगू से 2 लोगों की मौत। लापरवाही पर पौड़ी के सीएमओ व सीएमएस के वेतन पर रोक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। वहीं देश भर के बड़े नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ट्वीट कर बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 49 साल के हो गए हैं। सुबह से ही मुख्यमंत्री को बधाई देने वालों का तांता लगा है। सीएम आवास से लेकर कैंप कार्यालय में तमाम नेता मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं। उधर जन्मदिन के अवसर पर बद्रीनाथ धाम में महाअभिषेक और केदारनाथ धाम में रुद्राभिषेक किया गया। वहीं मंदिर समिति के सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई और इस अवसर पर मुख्यमंत्री के आरोग्यता, दीर्घायु तथा प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की गई। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य आज श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के गेट पार्टियों पुजारियों अधिकारियों द्वारा देश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन मनाया गया। इस शुभ अवसर पर भगवान केदारनाथ जी का कमल से अभिषेक करवाया गया। उनके जीवन की शुभकामना हेतु भगवान केदारनाथ से प्रार्थना की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के पूर्व संध्या पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास बनियावाला में स्कूली बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 201 दीपों को प्रज्वलित किया और बच्चों के साथ केक काटकर मुख्यमंत्री के जन्मदिन मनाया। वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा इन बच्चों को भी वही सारी सुविधाएं मिलें जो आम बच्चों को मिलती हैं। इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। देखिए, नए वर्ष पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उसमें उन्होंने ये घोषणा किया था कि 9 से 12 तक के बच्चों के लिए भी यहाँ पर छात्रावास की व्यवस्था करेंगे। ये 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। इसके सामने आप देख रहे हैं 9 से 12 तक के छात्रावास बच्चों के लिए छात्रावास हमने बनाने का काम शुरू कर दिया है। और निश्चित रूप से देखिए, बच्चे जो यहाँ रहते हैं उनकी जो नैतिक शिक्षा है, जो अपनी पाठ्य पुस्तकों के सिलेबस के अनुसार जो शिक्षा है, इसके अलावा जो अतिरिक्त गतिविधियाँ हैं, आप देखेंगे संगीत हो, नृत्य हो, पेंटिंग का, हैंड राइटिंग में हम लोग खासा फोकस करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि अपने जन्मदिन पूर्व संध्या पर आकर इन बच्चों के साथ समय गया। तो निश्चित रूप से देखिए बच्चों के लिए भी और हमारे शिक्षा विभाग के लिए बड़ा ये प्रेरणा है और बच्चों के अंदर भी कुछ करने की जो ऊर्जा है उसका संचार कर गया।
भावविभोर यहाँ पर आकर हो रहा हूँ और इस छात्रावास में इस वर्ष हिंदी आया बच्चों को देखता मेरे अंदर भी प्राप्त होती है और इनके बीच में आने का बहुत ही उद्देश्य रहता है क्योंकि एक ऐसे समाज से निकले हुए बच्चे हैं जो समाज का अंतिम इन बच्चों को सभी सुविधाएं प्रकार से आगे बढ़ने का अवसर मिला और ये देश और दुनिया के अंदर इन लोगों ने भी इतिहास बनाया है। वो सारे के सारे बहुत सामान्य स्थितियों में सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुए इन बच्चों को यहाँ भी कहीं ना कहीं ये बताने के लिए एहसास कराने के लिए कि आप भी आगे बढ़ेंगे, आप भी नया इतिहास बनेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में जाके नए कीर्तिमानों को स्थापित करेंगे। बच्चे हमारे आगे बढ़े, यही हमारे परिवार हैं। उनकी हर प्रकार की पठन पाठन से लेकर उनके रहने की व्यवस्था रहने व्यवस्थाएँ हैं तो किस प्रकार से उसको सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता में इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे दिन क्योंकि जन्म दिवस हैं और बहुत सारे कार्यक्रम करने से भी लगे हैं सरकार ने सबसे पहले हम बच्चों से आकर इससे कहना चाहिए कि हमारे बच्चे आने वाले समय में हमारे देश को प्रगति बनाना सिर्फ दिल्ली से आप लेते हैं और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है और कल यानी 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है और बीजेपी इन दोनों जन्मदिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है, जिससे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता युवा संकल्प रैली निकाल रहे हैं और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही अस्पतालों में फल भी बांटे और इसके बाद पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। पखवाड़े के तहत भाजपा संगठन प्रदेश भर में कई सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने प्रदेश की धामी सरकार की कई उपलब्धियों के बारे में भी बताया। भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है। हमारे विभिन्न कार्यक्रम है, प्रदेश स्तर पर एक बृहद कार्यक्रम हो रहा है जो हस्तकरघा से संबंधित लोग हैं वो आएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। अपने हवन कार्यक्रम होंगे, उनके दीर्घायु के लिए फल वितरित किए जाएंगे। कार्यकर्ता जगह जगह जाकर कहीं रक्तदान भी करेंगे, कहीं दूसरे कार्यक्रम भी करेंगे। जिला स्तर पर, नीचे मंडल स्तर पर ये मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन का कार्यक्रम होने वाला है। 17 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी जन्मदिन है। उस कार्यक्रम को भी हम जिले स्तर पर मनाने जा रहे हैं, प्रदेश स्तर पर मनाने जा रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रम होने वाले हैं। उनके जीवन काल के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, जो महत्वपूर्ण उन्होंने देश के समाज की सेवा के लिए दिए हैं, उन सारे के बारे में एक चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी और उनकी बायोग्राफी भी वहाँ दिखाई जाएगी, उनके बारे में लोगों को बताया भी जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम में सेवा पखवाड़ा हमारा चल रहा है, उसके बारे में तमाम तरीके की जानकारियाँ दी गई हैं। ये कार्यक्रम हमारे होने वाले हैं। उत्तराखंड में हरिद्वार लोकसभा सीट उन 5 सीटों में से एक है जिस पर कांग्रेस को आगामी चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीद है। दरअसल हरिद्वार सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उधर पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम के लिहाज से भाजपा के लिए सबसे कमजोर सीट हरिद्वार लोकसभा सीट मानी जा रही है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस को यदि इंडिया गठबंधन के साथियों का समर्थन मिला तो भाजपा की मुश्किलें यहां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, जबकि विधानसभा चुनाव के परिणाम के लिहाज से टिहरी पौड़ी और अल्मोड़ा सीट पर कांग्रेस की राह काफी मुश्किल दिखाई देती है। हालांकि उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट पर जीत को लेकर कांग्रेस कुछ आशान्वित है। सीटों पर चुनाव लड़कर
कांग्रेस को जीतने की कोशिश में जुटी है। वैसे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर असली जद्दोजहद उत्तर प्रदेश में होनी है, लेकिन उत्तराखंड में भी एक सीट पर समाजवादी पार्टी ने दावा कर कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने खुद के लिए उस सीट को मांगा है जिस पार्टी के दिग्गज नेता हरीश रावत चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी सीट पर कांग्रेस को जीत की सबसे ज्यादा उम्मीद है। इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट कहते हैं, इंडिया गठबंधन को लेकर सीटों के बंटवारे का निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर होना है और फिलहाल गठबंधन के साथियों को भाजपा और भाजपा के जिन विरोधी कार्यों को कैसे जनता के सामने लाया जाए इस बारे में सोचना चाहिए। केदारनाथ धाम में आज 16 सितंबर को सभी दुकानें, होटल और लॉज तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों के आंदोलन के चलते बंद हैं। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए यह कदम उठाया है। ऐसे में धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को खाने के साथ रहने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज के लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए आंदोलित हो रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों की मांग है, साल 2013 की आपदा में जो भवन बहे थे और उनके स्थान पर जिन भवनों का निर्माण हुआ है वो उन्हें सौंपे जाएं। आज तक उनको भवन न मिलने से वह बेरोजगार हैं। साथ ही तीर्थ पुरोहित समाज की मांग है केदारनाथ में उन्हें भूमि का अधिकार भी मिले। आपदा से पहले उन्हें भूमि का अधिकार था, लेकिन आपदा के बाद से अभी तक उन्हें भूमि का अधिकार नहीं मिल पाया है। इसके अलावा तीर्थ पुरोहित यह भी कह रहे हैं कि केदारनाथ धाम के चल रहे कार्यों को लेकर सरकार को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने धाम में रैली निकालकर प्रदर्शन भी किया। यदि कल तक मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 18 सितंबर से तीर्थ पुरोहित धाम में उग्र आंदोलन करेंगे। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हाईवे पर सैंज में आर्य विहार आश्रम के पास एक वाहन नदी में गिर गया। वाहन में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई। 2 घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए। वहीं मौके पर जिलाधिकारी विनय राहुल भी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। यह हादसा किस वजह से हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हरिद्वार के नवनियुक्त एसएसपी प्रमेंद्र ढोभाल ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला और कार्य संभालते ही एक्शन मोड में आ गए। बीते दिनों हरिद्वार में हुई 2 हत्याओं का खुलासा किया। इसके साथ अपनी प्राथमिकताओं को बताते हुए कहा, जिले में नशे पर लगाम लगाने और अपराध मुक्त करना, साथ ही यातायात की व्यवस्था ठीक करना उनकी पहली प्राथमिकता है और जिले में शांति व्यवस्था बनाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। रिटायर्ड कर्मी, सिंचाई कर्मी श्री अशोक चड्डा जी का एक ब्रूटली मर्डर हुआ था। उसको जो हमारा थाना कनकल क्षेत्र में कनकल पुलिस के द्वारा इसका अनावरण के प्रयास किए जा रहे थे। इसमें एसपी सिटी और इनकी पूरी टीम, इसमें सीओ सिटी और थाना कनकल की पुलिस और साथ में एसओजी ने मिलके अपने प्रयासों से काफ़ी, क्योंकि ये पूरा ब्लाइंड मर्डर था, इसमें इस ब्लाइंड मर्डर के साथ लूट का भी इसमें प्रयास किया गया था और बड़ा ब्रूटली एक 77 साल के वृद्ध व्यक्ति की हत्या की गई थी। और पुलिस ने इसकी गंभीरता को लेते हुए पिछले 4 दिन में लगातार मेहनत करते हुए आज 4 अभियुक्तों को पकड़ा है। चारों उसी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और नशे की आदत के शिकार थे। साथ में नकली नोटों के भी कुछ नोटों के बीच में मिलाने का कार्य करते थे। इनको ये सूचना थी कि इस रिटायर्ड कर्मी के पास कुछ काफ़ी संख्या में पैसा है। उसको इनके द्वारा ये एक इन्फॉर्मेशन थी, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इनका ये पहले लूट का प्रयास किया गया। जब उसके द्वारा प्रतिरोध किया गया मृतक के द्वारा, तो उनके द्वारा ब्रूटली उसका मर्डर किया गया। पूरी पुलिस टीम के द्वारा पिछले 4 दिनों में लगातार मेहनत करते हुए, खासकर इसमें जो क्योंकि एक संदिग्ध इसमें एक बात आई थी कि भाई एक ई रिक्शा का यूज़ किया गया है, तो 3000 ई रिक्शा को पुलिस के द्वारा पिछले 3-4 दिन में लगातार स्क्रूटनी की गई। उसमें कुछ संदिग्ध व्यक्ति जब प्रकाश में आए और जब उनसे कड़ी पूछताछ की गई तो पता लगा ये 4 व्यक्तियों के द्वारा इसमें हत्या की गई थी। 4 व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़ा गया। लूट के उससे गए थे क्योंकि कुछ नशे के भी ये लोग आदी थे,
लेकिन जब उसके द्वारा प्रतिरोध किया गया तब इनके द्वारा हत्या की गई। इसमें अभी तक 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। अब इसमें कुछ और संदिग्ध भी हमारे उसमें हैं, उनके भी हम पकड़ने का प्रयास करेंगे। उसको भी हमारे उसमें है, अभी गायब है, अभी उसको भी हम लोग जल्दी उसका भी हम लोग हाँ लगातार हम लोगों के द्वारा उत्तराखंड पुलिस खासकर लगी है, उसमें लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके सोर्स को भी हम लोग लगातार अपने रडार पर रखते हुए सोर्स के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। और हम लोग नशे की जो लत है खासकर इसमें 2 तरफा हम लोग कार्य करते हैं। एक तो जागरूकता के तहत और दूसरा जो भी इसमें जो पेडलर्स हैं या जो भी इस कार्य को कर रहे हैं जिनके द्वारा कार्य किया जा रहा है उनके भी हम लोग धरपकड़ का काम करते हैं। हम लोगों के द्वारा इसमें और सघनता लाई जाएगी और जल्दी इसमें हम लोग उनके द्वारा हत्या में प्रयुक्त हथियार था उसको हम लोगों के द्वारा किया गया है। साथ में जो इसके द्वारा लूट इनके द्वारा की गई थी 7,000 रुपये वो इसमें बरामद किए गए। देखिए हरिद्वार में, क्योंकि मैं पूर्व में भी मेरा यहाँ मैं रहा हूँ और मैं लगातार हरिद्वार जो धर्म नगरी है इसमें लगातार पिछले कुछ समय से एक नशे के विरुद्ध जो अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जाता रहा है। हरिद्वार इससे क्योंकि नशे में ग्रसित रहा है कई जगह पर, उस पर हम लोग लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारा जो ट्रैफिक है उसके खिलाफ उसमें हम लोग जो है ट्रैफिक सुधार के लिए प्रयास करेंगे। और तीसरा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रयास होंगे उसके बाद हम लोग करेंगे। इसको वही मैंने आपसे कहा, क्योंकि गंगा स्नान है या फिर हमारा वीकेंड में भी इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ हो जाती है कि हम लोगों को ट्रैफिक को कई तरीके से डाइवर्ट या अलग तरीके से करना पड़ता है। उसको हम लोग उसके भी हम लोग प्लान करेंगे। ऐसे लोग सोशली बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं और ऐसे लोग सोशली बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। यूपी के बरेली जिले के मीरगंज के एसडीएम को अपने इलाके की समस्या को सुनना शायद पसंद नहीं है, इसलिए शुक्रवार को मंडनपुर के ग्रामीण जब अपनी फरियाद लेकर उनसे मिलने गए तो परेशानी का हल निकालने के बजाय एसडीएम ने फरियादी को ही अपने चैम्बर में मुर्गा बना दिया। वहीं फरियादियों में से किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में डीएम ने एसडीएम को मीरगंज से हटाकर जिला मुख्यालय से संबद्ध कर दिया। दरअसल मंडलपुर के ग्रामीण शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम उदित पवार से मिलने पहुंचे। ग्रामीणों ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर मंदिर के पास खाली जमीन की बाउंड्री कराने और टीन शेड डलवाने की मांग की। साथ ही कहा कि दूसरे समुदाय के लोग अपने त्योहारों पर मंदिर के पास खाली जमीन से ढोल बजाते हुए निकलते हैं, इससे परेशानी होती है। ग्रामीणों ने खाली जमीन शमशान के रूप में दर्ज होने के राजस्व रिकॉर्ड भी दिखाए। ग्रामीणों का आरोप है ये सभी बातें सुनकर एसडीएम भड़क गए और उन्होंने शिकायतों का निस्तारण करने के बजाय मंदिर के सेवादार पप्पू लोधी को चैम्बर में मुर्गा बना दिया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने तहसील गेट पर एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी की। ग्राम मंडनपुर में तहसील मीरगंज में नहीं है। मैंने प्रमाण पत्र दिया था एसडीएम साहब के लिए। एसडीएम साहब ने मुझे मुर्गा बना दिया गया। मुर्गा बनाने के बाद मैंने कहा साहब मुर्गा क्यों बना रहे हैं, गाली गलौज देने लगे। मैंने कहा साहब ये तो मैं 2 बार आपके ढाले आ चुका हूँ, तीसरी बार आया हूँ, मुझे न्याय नहीं मिला है। न्याय जब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं मुर्गा बनने से नहीं हटूंगा। तो कहने लगे सालों तुम नाटक करते हो और नाटक करने के बाद सर मैंने कहा सर ये तो नाटक नहीं कर रहे, हम अपना न्याय मांगने आए। हमारे ग्राम मंडनपुर में नई शमशान भूमि है और शमशान भूमि हमें दी जाए। तो कहते हैं सालों तुम नाटक करने को ऐसे नाटक करते रहो। उन्होंने हमारे प्रमाण पत्र क्लियर किए गए दिया। शमशान भूमि की जगह है तुम्हारी वहाँ? जी मेरे पास भी मैंने खतौनी लगा रखी है। मैंने खतौनी के आधार पर उनको प्रमाण पत्र दिया है। उसमें लिखा गया है कि कब्रिस्तान और मरघट शमशान भूमि का रखना है। मैंने कहा साहब अगर वो कहते हैं कि कब्रिस्तान दर्ज है शमशान भूमि नहीं है। मैं कहता हूँ साहब अगर शमशान भूमि नहीं है और मरघट नहीं है तो इसमें दर्ज क्यों किए गए? तो कहते हैं ये दर्ज किए गए हैं, ये तो पहले ही से दर्ज है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपको न्याय नहीं मिलेगा, आप जहाँ मर्जी चाहे हो जाइए। मुझे कह दिए नेता बनता है, मुझसे बोले तू साले ज्यादा नेता बनता है, तू मुर्गा बन। एसडीएम साहब तहसील मीरगंज के। आज एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया जिसमें जिलाधिकारी श्री उदित पवार के कार्यालय कक्ष में एक व्यक्ति को अपमानजनक स्थिति में जमीन पर बैठाया गया। इसकी जांच कराई गई।
तो श्री उदित पवार जिलाधिकारी मोहनगंज की प्रथम दृष्टया लापरवाही पाई गई, इसलिए उनको तत्काल मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है और नए जिलाधिकारी श्री देशदीपक सिंह को जिलाधिकारी मोहनगंज के रूप में तैनात कर दिया गया है। धन्यवाद। क्रिकेट प्रेमियों के लिए 17 सितंबर का दिन बेहद अहम होने वाला है। एशिया कप के खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया का मुकाबला श्रीलंका से है। श्रीलंका के कोलंबो में दोनों टीमों की भिड़ंत होनी है। ऐसे में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है वो खिताब हर हाल में जीतेंगे, तो उधर श्रीलंका की टीम भी अपनी तैयारी में जुटी है। हालांकि भारत के लिए फाइनल से पहले बांग्लादेश से मिली हार ने चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में प्रयागराज के युवा खिलाड़ी भारत की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मैदान में जीत के नारे भी लगा रहे हैं। युवा खिलाड़ियों का कहना है विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल की धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ बुमराह, सिराज और कुलदीप यादव की गेंदबाजी भी श्रीलंका बल्लेबाजों को परेशान करेगी। अब आप देखिए जिस जाबाजी के साथ इस बहादुर भाई ने अपनी नौकरी करते हुए अपनी जान की परवाह नहीं किया, और मैं यही कहूंगा कि इस व्यक्ति ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी नौकरी जहां करता ईमानदारी से, निष्ठा से क्योंकि जैसे कि वहाँ का माहौल देख रहे हैं, हमने एशिया कप पूरा देखा हुआ है, तो वहाँ पे बारिश का चांस पूरा बना रहता है। तो इन केस अगर बारिश होती है और मैच शॉर्ट होता है तो इनके पास एक मौका रहेगा कि इनको कम रन बनाने के लिए देखना पड़ेगा, कम ओवर खेलेंगे। और अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो फिर इनको टारगेट थोड़ा सा 350, 300 प्लस करके चलना पड़ेगा। इंडिया जीतेगी? डेफिनेटली इंडिया जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम शिवराम सिंह है। सर, इंडिया की तरफ से विराट कोहली और शुभमन गिल केएल बहुत ही अच्छा करेंगे ये तीनों लोग। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी पार्टनरशिप की शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने, उसके बाद केएल राहुल और विराट कोहली ने फिर से एक बार श्रीलंका के खिलाफ ये पारी दोहराई जाएगी और उससे भी बड़ा स्कोर बनाया जाएगा। भारत पहले बैटिंग करती है और भारत के पास काफी अच्छे गेंदबाज हैं जो कि कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह जैसे हैं, और उनके पास एक युवा बॉलर है वो लागे, बहुत ही अच्छा स्पिनर है। इंडिया जीतेगी और रोहित शर्मा और उनको बहुत बधाई, जीतेंगे। टीम इंडिया को भी बधाई। क्या नाम है आपका? हिमांशु द्विवेदी। पहले तो मैं भारत को चाहता हूं कि भारत ही जीते और भारत ही जीतेगी। श्रीलंका भारत का मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है क्योंकि श्रीलंका श्रीलंका का होम ग्राउंड है और वो वहाँ की परिस्थितियों से बहुत ही अनुकूल है और उनके स्पिनर्स जानते हैं कि कैसे स्पिन कर गेंदबाजी करनी है और वो आईपीएल में खेल चुके हैं प्लेयर के साथ, वो उनकी सारी कमजोर कड़ियों को जानते हैं। तो हमारे बैट्समैन को थोड़ा सा सतर्क तो रहना पड़ेगा, बट हम जानते हैं कि हमारे प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं और शुभमन गिल और नए प्लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छा स्पिन खेल लेते हैं, तो हमको लगता है कि इंडिया जीतेगी। प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना तो पूरे दिल से है भारत के लिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? ऋतुराज यादव। यूपी बीजेपी ने अपने संगठन में बड़े स्तर का फेरबदल किया है। माना जा रहा है बदलाव आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। बीजेपी में लंबे समय से संगठन के फेरबदल की चर्चाएं चल रही हैं। वहीं आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा से चुनाव लड़े कृष्णपाल को ध्रुव कुमार सिंह की जगह पर नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि लालगंज का सूरज श्रीवास्तव को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। भाजपा द्वारा सूची जारी होने के बाद आजमगढ़ नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कृष्णपाल ने शहर स्थित भंवरनाथ मंदिर में मत्था टेककर मीडिया से बातचीत की और बताया कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे वो पूरा निभाएंगे और आगामी 2024 में बीजेपी प्रदेश में प्रचंड बहुमत से आएगी।
मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, हमारे यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सहजानंद राय जी, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अब ये बताइए 2024 का चुनाव नजदीक है, जिम्मेदारी नेतृत्व ने यही समझ के दिया है, क्या कमल खिलेगा लालगंज में? बिल्कुल खिलेगा। जैसे 2014 में भारतीय जनता पार्टी का कमल लालगंज में खिला था और माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय प्रधानमंत्री बने थे, ऐसे ही 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल लालगंज में खिलेगा। एक एक कार्यकर्ता को सशक्त करके भारतीय जनता पार्टी के बूथ को मजबूत करना है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक शक्ति केंद्र के संयोजक से लेकर के बूथ अध्यक्ष से लेकर के पन्ना प्रमुख से लेकर के एक एक कार्यकर्ता के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना ही मेरा लक्ष्य है। और 2024 में हम लोग बहुत ज्यादा मतों के साथ विजयी होकर के लालगंज से कमल खिला करके लोकसभा में भेजेंगे। आप युवा हैं, वरिष्ठों को कैसे और अपने कनिष्ठों को और अपने सहयोगियों को कैसे साथ लेंगे? क्योंकि सबका सामंजस्य करके चलना है। हमारे वरिष्ठों का, हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, सबका आशीर्वाद, सबका स्नेह, सबका मार्गदर्शन लेके और युवाओं का जोश अपने साथ लेकर के हम लोग कार्य करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में विजय हासिल हो। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं रही है। विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 5 विधानसभा वहाँ की हार गए थे आप लोग, तो 24 में कैसे कमल खिलाएंगे, क्या रणनीति था इसके लिए? देखिए, इसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को पहले बूथ जिताना होगा, तभी हम लोकसभा जीतेंगे। इसलिए हमारे एक एक बूथ अध्यक्ष को हम लोग मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे, उनके घर पर जाकर के, उनसे मिल करके, उनके परिवार से मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हम बूथों पर मजबूत करेंगे। जो निश्चित ही जो पूरे लोकसभा का चुनाव होगा तो हर एक बूथ अध्यक्ष जीतेगा तो हमारा लोकसभा चुनाव हम आराम से जीत लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बल पर कार्य करती है। मोदी जी की जो दूरदर्शी नीतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियां नहीं है, उन नीतियों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित ही हमारा कोई विपक्ष नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ही इसमें सबसे मजबूत पार्टी के रूप में पूरे देश में है और विजय से हासिल करेंगे माननीय मोदी जी के चेहरे पर, माननीय योगी जी के चेहरे पर। मिर्जापुर लूटकांड में एक तरफ जहां अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, वहीं दूसरी तरफ इस घटना को लेकर सियासत जारी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय शनिवार मिर्जापुर के चीलह पहुंचे। कैश वैन लूटकांड के मारे गए गार्ड जयसिंह के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। अजय राय ने यूपी सरकार से मृतक के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के साथ हमने अपना धर्म निभाया है, उन्हें भी आगे बढ़कर अपना धर्म निभाना चाहिए। जब गठबंधन का नाम और काम तय हो गया है तो इस तरह की बयानबाजी शोभा नहीं देती। बोलने जो आप देखिए इतने हल्के आदमी, जो आदमी अब आप देखिए जिस जाबाजी के साथ इस बहादुर भाई ने अपनी नौकरी करते हुए अपनी जान की परवाह नहीं किया। और मैं यही कहूंगा कि इस व्यक्ति ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी नौकरी जहां करता ईमानदारी से, निष्ठा से, उस पर अपनी जान गंवाई, शहीद हुआ। शहीद केवल ये नहीं कह सकते कि नहीं, जो चीजें जिस तरीके से जिसने फर्ज निभाया अपने उस फर्ज के साथ वो शहीद हुए। हम सब लोग आज आए हैं, कांग्रेस पार्टी का हमारा पहले भी हमारे लोग आ चुके हैं, आज हम यहाँ आए हैं। हम अपनी शोक संवेदना प्रकट हमने किया है और इनके परिवार की स्थिति जो देखा, बच्चे ने बताया, उनके भाई ने, चचेरे भाई ने कहा कि वही एक ऐसा आदमी था जो घर की पूरी खर्चा 5 आदमी का चलाना, सबको जो है उसमें सहयोग करना उनका काम था। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इनके साथ हम लोग आर्थिक मदद भी इनकी करेंगे और हम ये डिमांड करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे और इनको जो उनका इसमें भाई है एक सरकारी नौकरी इनको दें। और जैसा भी बताया लोगों ने कि शायद इसकी रेलवे में मृतक आश्रित जो नौकरी फंसी हुई है, इसको तत्काल सरकार से मांग करेंगे कि तत्काल अगर ऐसी स्थिति है इनकी उसमें नौकरी मृतक आश्रित में, इनको तत्काल उस पर नियुक्त किया जाए। अच्छा, घोसी उपचुनाव में आपने आगे बढ़कर के बड़े भाई का फर्ज निभाया, उत्तराखंड में आपके विरोध में खड़े हो गए। अभी तक सपा की ओर से अजय राय साहब से या कांग्रेस कमेटी से, भले ही वो नेशनल स्तर पर जो बातें, कोई बातचीत का दौर या किसी भी प्रकार से कोई कार्यक्रम कोई लेकर नहीं है। क्या अभी भी अखिलेश यादव आप मतलब प्रदेश स्तर से दूरी बनाए रखे हैं या वो अभी भी वो नहीं समझ पा रहे हैं ये आने वाले समय के लिए खराब मैसेज हो रहा है? क्या अब देखिए, ऐसा जो हमारा कर्तव्य था, जो हमारा धर्म था, हमें आगे बढ़कर करना चाहिए था, वो हमने किया।
अब उन्होंने क्या किया मैंने बता दिया था कि उनको जरूर आगे आके करना चाहिए था। उनके प्रवक्ता का बयान आ गया कि हमसे समर्थन मांगा नहीं गया। अरे हमने तो बिना समर्थन मांगे ही उनका समर्थन कर दिया था। आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरा 26 तारीख को ही समर्थन पत्र जारी हो गया था, वीडियो आ गया था। उसके दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने सभी दलों से समर्थन मांगा था। हमारा एक दिन पहले इनको समर्थन हमने दिल बड़ा करके दे दिया था। उनको भी बड़ा दिल दिखाकर बागेश्वर हमारे साथ, और जब एक बार चीजें इंडिया गठबंधन बन गया तो मांगने और देने लेने का प्रश्न ही नहीं बनता। तब तो उस गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे और उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे, और जनता की जो मांग है उसके साथ आप खड़े रहेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो अत्याचार, अन्याय, कानून व्यवस्था की अपने बात कही ना भी, आप ये अभी देख रहे हैं घटना ये घटी मिर्जापुर की। कल कौशाम्बी में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। बाप, दामाद, बेटी सबकी हत्या कर दी गई। ये क्या हो रहा है? उसके पहले आप देखिए केशव मौर्य जी का बेटा जमीन कब्जा कर रहा है। वहीं पर आपने देखा, मैं गया था, गरीब आदमी रो रहा है, वहां पर जमीन कब्जा किया जा रहा है। अभी आप वकीलों को लाठियों से मारा जा रहा है। फिर कल लखनऊ में फिर लाठियों से कल मारा गया वकीलों को। और हापुड़ की घटना देख रहे हैं कि लगातार पूरा प्रदेश सड़क पर उतरकर वकील समाज जो कानून के लिए रक्षक है, कानून की रक्षा करता है, उसको लाठियों से मारकर उसे जो है बेहाल कर दिया गया। उसको जो है उसके हाथ पर तोड़ दिए गए। उसके बाद भी सरकार के कान पे जो है जू नहीं रेंग रहा है। ये केवल और केवल अत्याचार, अन्याय। अब ये जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका जवाब कांग्रेस का जनाधार ये दिख रहा है ना। कांग्रेस का जनाधार आप देखते रहिए। हम मोदी को उखाड़ कर फेंक देंगे 24 में। क्या अजय राय उत्तर प्रदेश में बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं? अब ये पार्टी को तय करना है। पार्टी ने मुझे बनाया प्रदेश अध्यक्ष, मैं काम कर रहा हूँ। जो जिम्मेदारी देंगे उसका निर्वाह करूंगा। आपने एक बयान दिया था, क्या कहेंगे? केशव मौर्य के बोलने, जो आप देखिए इतने हल्के आदमी, जो आदमी इस तरीके की बात बोल रहे हैं, और आप देखिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, उस भाषा एक डिप्टी सीएम को सुबह नहीं। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।